Okay, welcome back. After I think 2 weeks, 3 weeks, we are back to the pavilion, and the course assigned to me after the uh, transfer of Sir GM Saab, and on the request of Sir Irfan Saab, that and we have a mutual understanding that if he want to continue the quantitative reasoning, then I should resume the applied nutritions. So, as discussed that you have already completed the applied nutritions unit number 1, so we are going to start the unit number 2, that is the nutritional consideration in infancy and preschool years. That is most important. अच्छा, मैं जो है बच्चों की समझ के लिए मैं जो उर्दू लैंग्वेज यूज करना चाहूँगा, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आए। अच्छा, ये जो अप्लाइड न्यूट्रिशन का जो यूनिट है, न्यूट्रिशनल कंसिडरेशन इन इन्फेंसी एंड प्री स्कूल ईयर्स, ये आपको इसीलिए पढ़ाया जा रहा है, ये आपको इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि जब आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो आपके पेशेंट्स सिर्फ एडल्ट नहीं होंगे, सिर्फ फीमेल नहीं होंगी, सिर्फ प्रेग्नेंट फीमेल नहीं होंगी, सिर्फ ओल्ड एज नहीं होंगे, आप आपके पास किसी भी एज का बच्चा आ सकता है। ठीक है, वो फिर वो इन्फेंट हो या प्री स्कूल हो या एडोलेसेंट हो या एडल्ट हो या ओल्ड एडल्ट है या जेरियाट्रिक पॉपुलेशन है, कोई भी आ सकता है। तो क्या उनके लिए जो उनके लिए जो डाइट है वो अलग होती है या सबकी सेम होती है? ऑब्वियसली जो डाइट इनकी चेंज होती है और उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमने नोट करने हैं। अप्लाइड न्यूट्रिशन का जो प्री रिक्विजिट कोर्स है वो है बायोकेमिस्ट्री। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो बायोकेमिस्ट्री अच्छी समझ में आई होगी। और अप्लाइड न्यूट्रिशन जो है समझो रिलेट करता है आपकी फिजियोलॉजी से और बायोकेमिस्ट्री से, मोर इम्पोर्टेंटली बायोकेमिस्ट्री से। सो लेट्स डाइव इनटू द unit number 2, that is these are the our objectives. So we will find here that what are the best feeding options for infant in the different circumstances of Pakistan, major nutritional strategies, winning diet, pre-lactatal foods, ठीक है, एंड फूड कितना देना चाहिए, कौन सी क्वालिटी का देना चाहिए, मदर को कैसे और किस तरह से आपने काउंसल करना है और कब काउंसल करना है, ठीक है। टॉपिक को टाइटल को पढ़ने से पहले हमें यह समझना है कि इन्फेंसी होता क्या है। इन्फेंसी मतलब जैसे ही बच्चा पैदा होता है वहां से लेकर ईयर 1 तक जो एक पीरियड होता है, एक जो टाइमलाइन होती है, उस पीरियड को हम बोलते हैं इन्फेंसी। ये इन्फेंस जो जो पीरियड है बहुत ही क्रिटिकल पीरियड है, ठीक है, जिसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ही जल्दी हो रही होती है। जिंदगी के जो जितने भी जो ईयर्स होते हैं उसमें से सबसे ज्यादा जो बर्थ सॉरी जो ग्रोथ विजिबल नजर आती है वो इस ईयर में। तो इसमें जल्दी बहुत ही ग्रोथ नजर आती है। तो इसमें जो वेट होता है, वेट वो डबल हो जाता है, ठीक है, बर्थ वेट जैसे ही जो 4 और 6 महीने में जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसका जो वेट जो है वो डबल से ट्रिपल हो जाता है। और जैसे ईयर ईयर कंप्लीट होता है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है, तो उसका ट्रिपल वेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा पैदा हुआ है 2 किलो का, फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ 2 किलो का, तो तीन जो 4 से 6 महीने में वो हो जाएगा 4 4 किलो का या 5 किलो का। और जब ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो वो 6 किलो से ज्यादा हो जाएगा। तो इतनी रैपिड ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है इस पीरियड में। तो अगर आप समझ जाए कि इतनी रैपिड ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो हम एक्सपेक्ट ये भी करते हैं कि इस ग्रोथ को बरकरार रखने के लिए या इन्हांस करने के लिए हमने जो डाइट देनी है, ठीक है, वो भी इतनी एक कॉम्प्रिहेंसिव डाइट होनी चाहिए ताकि बच्चे की अच्छी ग्रोथ हो। और अगर आपने न्यूट्रिशन और उसमें जो कैलोरीज अगर आपने प्रॉपर नहीं रखी
और उसकी नेसेसिटीज पूरी रखी तो ठीक है, अगर नहीं रखी तो ग्रोथ होने के जो चांसेस कम होती हैं। जब बच्चा ग्रोथ प्रॉपर नहीं करता, उस चीज को बोलते हैं स्टन ग्रोथ। STUNTD, स्टंट ग्रोथ। स्टंट ग्रोथ मतलब जो बच्चा जिस एज में नजर आना चाहिए वो नजर नहीं आता, वो कम नजर आता है, उसको बोलते हैं स्टंट ग्रोथ। तो जाहिर है, अगर आपकी डाइट और न्यूट्रिशन और कैलोरी सही होंगी तो फिर वो बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी। अच्छा, अब अगर आप इसको देखें तो जो टोटल कैलोरीज होती हैं इन्फेंट की, वो जाहिर है क्योंकि बच्चों की जो है बड़ों की निस्बत बच्चों की जो न्यूट्रिशनल नीड कम होती है, क्योंकि बड़ों की ज़्यादा होती है। पर फिर भी कम न्यूट्रिशन में भी इनकी ग्रोथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। तो अगर आपकी न्यूट्रिएंट्स, अगर आपके प्रॉपर होंगे, आपके न्यूट्रिएंट्स में मतलब आपके जो हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, और ये अगर ये पूरे होंगे तो फिर जो है ग्रोथ अच्छी होगी, वरना स्टंट ग्रोथ होगी। अगर हम बात करें इसमें से जो प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होती है, जो कि WHO रिकमेंड करता है, बेटा यहाँ पे ये नोट कर ले। WHO रिकमेंड करता है कि कम इज कम 6 महीने तक माँ का दूध होने चाहिए। इसको बोलते हैं जो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब 6 मंथ में सिर्फ माँ का दूध होना चाहिए। 6 मंथ के बाद आप उसको स्टार्ट करा सकते हैं, उसको बोलते हैं वीनिंग डाइट। ठीक है, दोबारा समझ लें। जब बच्चे को 6 मंथ तक माँ का दूध पिलाया जाए उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। जब 6 मंथ के बाद माँ के दूध के साथ कुछ और गिजा ऐड की जाए उस गिजा को बोलते हैं वीनिंग डाइट। ये दो टर्म्स कॉमन आते हैं, ठीक है, एग्जाम में। और जो यहाँ पे जो होता है मिल्क जो होता है वो माँ का होना चाहिए, फार्मूला नहीं होना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि ये जो बाहर का जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, रेडीमेड जो मिलते हैं बाजार में वो नहीं होना चाहिए। और WHO ये रिकमेंड करता है कि 6 मंथ तो कम से कम, पर अगर 2 साल तक माँ का दूध अगर बच्चे को पिलाया जाएगा तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। नंबर वन फायदा ये है कि नेचुरल फैमिली प्लानिंग होगी। आपको कोई भी फैमिली प्लानिंग के जो मेथड्स हैं, ठीक है, जो प्रोटेक्शन के मेथड है वो यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा, माँ की जो हार्मोनल जो बैलेंस है वो ठीक रहेगा। तीसरा, मदर जो उस प्रेगनेंसी वाले पीरियड से गुजरी है उसकी रिपेयर होगी। ज़्यादा 9 मंथ की उसने प्रेगनेंसी जो है वो बर्दाश्त की थी, तो मसल्स बाकायदा दोबारा डेवलप होंगे। तीसरा तीसरा जो फायदा ये होगा कि उसकी जब बच्चा 2 साल तक माँ का दूध पिएगा उसकी मदर के साथ अटैचमेंट होगी। तो उस अटैचमेंट के साथ जो है बच्चा काफी जो सीखेगा चीजें। इस वजह से इसको बोलते हैं मदर इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी। तो 2 साल बहुत ही काफी पीरियड है, अच्छा पीरियड है जिसमें बच्चा काफी सीख लेगा, तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है आपको? अच्छा, और यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसका अच्छा, इसमें मैं एक और चीज ऐड कर दूं, पहले ही मैंने बताया, मिल्क जो है कुदरत ने उसको कंप्लीट डाइट बनाया है। मिल्क इज अ कंप्लीट डाइट, उसमें सब कुछ है। पर 6 मंथ के बाद आप ग्रोथ को इन्हांस करना है तो आप उसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जिसमें सूजी का हलवा है, ठीक है। आप उसको मेश्ड पोटैटोज जो है, मक्खन वगैरह, दही वगैरह, ऐसी कुछ चीज़ ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो जो बाकी जो है प्रोडक्ट्स होते हैं वो सही नहीं होते। अच्छा, अब मार्केट में हमारे पास लिखा होता है कि आयरन से भरपूर या आयरन से फोर्टिफाइड वगैरह ये, ठीक है। तो इसमें ये जो है किसी के पास जो है आप सर की आवाज़ क्लियर है, अगर किसी को नहीं आ रही तो आपके पास नेट इशू, दैट इज राइट। ठीक है, मेरे पास वाईफाई से ही चल रहा है, मैं साथ साथ देख रहा हूँ। अच्छा, तो आपने देखा होगा अगर मार्केट में जो है आयरन मिला जो दूध मिलता है, जो कि सब्स्टिट्यूट तो है, दोबारा यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूट है।
पर कंप्लीट नहीं है। जो ब्रेस्ट मिल्क, जो मदर मिल्क है, वो दैट इज अ कंप्लीट डाइट। सही है। उसकी उसकी जो कुदरत ने उसमें उसकी जो केमिस्ट्री रखी है, बायोकेमिस्ट्री रखी, दैट इज अनमैचेबल। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो उसमें जो कैल्शियम होता है 260 मिलीग्राम पर लीटर होता है। ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क में। और फार्मूला में जो होता है 470, जो कि हमें इतना नहीं चाहिए, जितनी बच्ची की रिक्वायरमेंट है हम उतना ही चाहिए। ठीक है, ऐसे। और ये हाई लेवल जो है आगे जाके फिर दूसरे जो है मसला करवा सकती है। ठीक है। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है कि 6 मंथ तक जो है एक्सक्लूसिव जो है वो होनी चाहिए, डाइट होनी चाहिए। ठीक है बेटा। डाइट का नाम था एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। और उस डाइट का नाम है वीनिंग डाइट। WEANING, वीनिंग। अच्छा, अब हम जैसे मैंने कहा कि 6 मंथ के बाद हम कुछ सॉलिड्स, सेमी सॉलिड्स, सॉलिड्स नहीं, सेमी सॉलिड्स जो है कुछ स्टार्ट करते हैं, जिसमें सीरियल अनाज हो जाती है, कुछ फ्रूट्स होते हैं, कुछ वेजिटेबल्स होते हैं, हम स्टार्ट करते हैं 6 मंथ के बाद, ताकि उसकी जो डेवलपमेंट जो है फूड हो। उस ऐसे फ्रूट्स जो हम दूध देते हैं उसको बोलते हैं मैश करके देते हैं। मैश मतलब उसको बिल्कुल सॉफ्ट करके देते हैं ताकि वो सही एब्जॉर्ब हो। ठीक है। और ये इसीलिए देते हैं ताकि बच्चे की जो है डेवलपमेंटल जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सकें। अच्छा, अब आपको पता है कि ये जो ज़रूरियात हैं, जैसे कि बच्चा सर उठाना, लिफ्ट द हेड, मतलब सर उठाना। बच्चा, आपको पता है 6 मंथ तक सर नहीं उठा सकता। ठीक है। उसको सपोर्ट देनी पड़ती है जब आप उसको उठाते हैं। ठीक है। तो उसको सपोर्ट देनी पड़ती है। वो जब खुद बैठ जाए विदाउट सपोर्ट, ठीक है, तो ऐसी चीजें जो होती है ना, तो आप तब तक आप ये इसको चीज को कंटिन्यू करवानी है। ठीक है। और 6 मंथ के बाद आप स्टार्ट करवाएंगे तो उसकी जो ये जो इसको बोलते हैं माइलस्टोन, डेवलपमेंटल माइलस्टोन, ये सही होंगे। ठीक है। और दूसरा, फिजियोलॉजिकल रेडिनेस का मतलब है कि 6 मंथ के बाद बच्चा जब बाकी चीज़ें, दूसरी चीज़ें खाता है, तो उसके इंटेस्टाइन में कुछ एंजाइम्स भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ताकि अगर 6 मंथ के पहले देंगे तो वो बच्चे के जो है पेट में जो है या इंटेस्टाइन, वो एंजाइम्स ही नहीं होंगे जिस चीज़ को उसको डाइजेस्ट कर सकें। देयर फॉर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ वी शुड स्टार्ट अनदर डाइट, दैट इज कॉल्ड वीनिंग डाइट। अच्छा, कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो जो है कुछ बिलीव्स रखते हैं कि भाई नहीं, 4 मंथ से पहले ही बच्चे को स्टार्ट करवा देते हैं, और वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जल्दी बड़ा हो जाए। तो 4 मंथ से पहले या 6 मंथ के बाद, अगर 6 मंथ से पहले अगर आप ऐसी चीज़ें स्टार्ट करते हैं, तो फिर क्या होगा कि ओब्वियसली बच्चा अभी खुद डेवलप नहीं हो रहा, और उसकी जो फिजियोलॉजी अभी, एनाटॉमी इस तरह से ये बनी नहीं है जाके बना सके। फिर वो आगे जाके ओवर फीडिंग में काउंट कहलाती है, फिर वहीं से भी ओबेसिटी, फिर ओबेसिटी का शिकार शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि बच्चे को कितनी कैलोरी देनी चाहिए, कौन कौन सी फीड देनी चाहिए, कब क्या देना चाहिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा जो है इन्फेंसी में उसको जो न्यूट्रिशन मिल रही है वो एडिक्वेट मिल रही है, मतलब मुनासिब मिल रही है। ठीक है। अगर आप अगर आपको देखना है तो आपने देखना है कि बच्चे की जो ग्रोथ वो कैसे हो रही है, उसके माइलस्टोन कैसे आ रहे हैं। ठीक है। अगर ब्रेस्ट फीड जो है, अगर जो है वो स्लो है, ठीक है, अगर ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसकी ग्रोथ स्लो हो रही है, ठीक है, तो आपने नोट करना है कि जो मदर जो है उसको फीड करवा रही है वो प्रॉपर नहीं करवा रही। ठीक है, या तो दिन में कम करवा रही है, या जो टाइमली जो है वो सही नहीं हो रही। ठीक है। तो अगर ये जो ब्रेस्ट फीडिंग जो है अगर प्रॉपर नहीं होगी तो फिर क्या होगी, बच्चे की जो है ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। ठीक है। और ग्रोथ रुकने के साथ ओब्वियसली वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगा। जब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगा तो वो जल्दी जल्दी बीमार होगा। तो फिर क्या होगा कि जैसे ही वो सिक होगा तो उसकी मजीद जो है ग्रोथ और रुक जाएगी, क्योंकि बॉडी उसको ठीक करने में लग जाएगी, ग्रोथ करेगी नहीं। तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है समझना कि न्यूट्रिशंस की टाइमिंग क्या है, कब आपने ग़िज़ा देनी है, उसकी सीवियरिटी मतलब कितनी देनी है, उसकी नेचर मतलब
कि जो आप डाइट दे रहे हैं किस फॉर्म में दे रहे हैं, किस नेचर में दे रहे हैं, लिक्विड में या सॉफ्ट में या हार्ड या सेमी सॉलिड में या क्रीम्स में। ठीक है, और ड्यूरेशन मतलब कितने कितने वक्फे के बाद दे रहे हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट करती हैं बच्चे की जो है एडुकेट इनटेक ऑफ डाइट के लिए। अच्छा, अगर आपने देखना है कि बच्चे की जो ग्रोथ की जो परसेंटाइल जो आ रही है विद एज कैसे आ रही है, तो फिर आपने दो तीन चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट समझनी है। नंबर वन, एज ऑफ द चाइल्ड। नंबर टू, हाइट ऑफ द चाइल्ड। नंबर थ्री, वेट ऑफ द चाइल्ड। ये आपने बहुत तरीके से अच्छे तरीके से समझ लेना है कि किस एज में बच्चे की क्या हाइट होगी और क्या वेट होगा। ठीक है, ये आपको एक जो है ग्रोथ चार्ट है, मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जो कि WHO रिकमेंडेड। अगर बच्चे की एज, हाइट और वेट में अगर फर्क आ रहा है, मतलब 2% का फर्क आ रहा है, इसका मतलब है कि जो आपकी जो डाइट है वो सही नहीं है, और आपकी जो न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो आपका ठीक नहीं है। तो इन फ्यूचर बच्चे की जो ग्रोथ स्टंट हो सकती है और वो सिक भी हो सकता है। वीनिंग मैंने पहले ही टर्म पढ़ा दिया, दोबारा मैं बता देता हूँ। वीनिंग डाइट का मतलब ये है कि 6 मंथ के बाद जब बच्चे को माँ के दूध के साथ दूसरी सेमी सॉलिड या सॉलिड चीजें जब दी जाती हैं, ऐसी जो फीड होती है या ऐसी जो डाइट होती है उसको बोलते हैं वीनिंग डाइट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सेमी सॉलिड देने, जैसे मैंने कहा मैश पोटैटोस, सूजी का हलवा वगैरह वगैरह, ऐसी सॉफ्ट चीज़ें, केला। ठीक है, ऐसी चीज़ें, मक्खन। तो इससे क्या होगा कि बच्चे की ग्रोथ होगी, ये सॉफ्ट, उसकी जो बॉडी उसको अडॉप्ट करेगी। उसके बाद आस्ता आस्ता जब 1 ईयर के बाद आपने सॉलिड की तरफ मूव करना है। ठीक है, पर एक बात यहाँ पे याद ध्यान से रखनी है, ब्रेस्ट फीडिंग आपने 2 साल तक नहीं स्टॉप करवानी। ठीक है, क्योंकि जो है उसमें ये चीज़ें विटामिन डी और आयरन की जो रिच सोर्स होती है, तो आप जितनी ब्रेस्ट फीडिंग 2 साल तक अच्छी होगी तो बच्चे की ग्रोथ रेट भी अच्छी होगी। ठीक है, बाकी जो एनीमिया है या आयरन की कमी है या विटामिन डी की, जो बोन्स से डेवलप होंगी, मसल्स से डेवलप होंगे। तो विनिंग डाइट आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। विनिंग डाइट किस तरह से बच्चों को स्टार्ट करवानी चाहिए, तो अगर आप विनिंग डाइट की अगर बात करें, मिसाल के तौर 6 मंथ हुए हो गए हैं और 6 मंथ 7वें मंथ में इंटर हुआ है, तो आपने सिर्फ 1 से 2 जो टी स्पून है डेली आपने इस्तेमाल करने हैं। उसके बाद आस्ते 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 ग्रेजुअली आपने इंक्रीज करने हैं। कभी आपने अगर पहले दिन एक दिया तो दूसरे दिन दो, फिर तीसरे दिन भी दो, चौथे दिन ऐसे करके फिर तीन, फिर चार, फिर इस तरह से जब तक वो आपको लगे कि ये फुल हो गया है। ठीक है। अच्छा, फूड जो हो आपका स्मूथ इन टेक्सचर हो। स्मूथ इन टेक्सचर का मतलब ये है कि जो फूड होना चाहिए वो सॉफ्ट होना चाहिए, ऐसे ना हो हार्ड हो। अगर हार्ड होगा तो आपको पता है उसकी जो GI ट्रैक्ट है वो बहुत ही डेलिकेट है, बहुत सॉफ्ट है, वो हार्म हो सकती है, इंजर हो सकती है। अच्छा, कोशिश करना कि आपने एक वक्त में एक ही फूड देना है। ठीक है, दो फूड साथ नहीं देना ताकि वो प्रॉपर एब्जॉर्ब हो सके। अच्छा, अगर आपका बेबी ठीक नहीं है, ठीक है, तो फिर कोशिश करें बाकी जो फूड है, न्यू फूड है, मिसाल के तौर पे आपने पहले ट्राई किया था केला, उसके बाद आप ट्राई कर रहे हैं सूजी का हलवा या वगैरह, तो फिर आपने ट्राई नहीं करना। ठीक है, ये ध्यान रखना, ताकि बेबी जो है सिक होता है तो उसकी GI भी सफ़र करती है उसके साथ। बच्चे आपको पता है जो शुरू शुरू में ना उनकी चीज, उनको ये जब देते हैं चीज़ें तो वो फेंक देते हैं, क्योंकि उनके लिए न्यू चीज़ें होती है, न्यू टेस्ट होता है, तो वो फौरन फेंक देते हैं। ठीक है, तो ऐसे है कि फेंकेंगे, पर हमने क्या करना है, बार बार उन्हें ये देना है, हमें परेशान नहीं होना, क्योंकि वो टेस्ट चेंज होता है इस वजह से। फिर आस्ता आस्ता जो है अपनी फ्रीक्वेंसी अपनी जो मील है, मतलब दिन में अगर आप 2 बार देते थे वो 3 बार करें, फिर 4 बार, फिर 6 बार, इस तरह से बढ़ाते जाए। बच्चा जितना अच्छा सोएगा, जितना अच्छा खाएगा, वो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। स्लीप भी जरूरी है। ठीक है, अब ये सब आपने तो पढ़ लिया, पर यहाँ पे सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है हाइजीन। अगर मदर हाइजीन का खास ख्याल रखेगी, अगर जिस चीज़ों से वो दे रही है, स्पून से या बॉटल से या जो होते हैं मग्स होते हैं या पॉट होते हैं, अगर वो क्लीन नहीं होंगे तो बच्चा ऑलरेडी इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, उसकी अभी इम्यूनिटी डेवलप हो रही है,
तो वो सिक होता जाएगा। तो ये हाइजीन का बहुत ही ध्यान से, हैंड वॉश वगैरह ये बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखवाना है। तो अगर हम बात करें कि किस मंथ में क्या क्या देना चाहिए, तो हम यहाँ पे इसमें समझेंगे। अगर बेबी जो है बर्थ से लेकर 3 मंथ तक, वहां पे हमने, आपको पता है जो बेबी उस वक्त सिर्फ सक कर सकता है, सक जो है, जो मदर का जो ब्रेस्ट है वो, और जो वहां से सक करेगा मिल्क वो स्वेलो कर सकेगा, उसमें 3 मंथ तक इतनी कैपेसिटी है। जब उस बच्चे को 3 मंथ की में इतनी कैपेसिटी है, तो उस वक्त हमने सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क, अगर ब्रेस्ट मिल्क नहीं है, मदर जो सिक है, ठीक है, शी इज नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस ब्रेस्ट मिल्क, तो फिर हमने फार्मूला देना है, and वो भी लिक्विड्स में ओनली। तो ये ध्यान रख लें। अगर 4 मंथ की और 7 मंथ की बात करें, तो फिर बच्चा थोड़ा दूसरी टेक्निक सीख कर लेता है। वो क्या कर लेता है, अपर और लोअर लिप को अपने स्पून में जो है, स्पून के साथ वो टच कर लेता है, अपने टंग को अप एंड डाउन कर लेता है। वहां पे वो उस इस जो पीरियड में वो बैठना शुरू हो जाता है सपोर्ट के साथ। और जो सेमी सॉलिड जो फूड होते हैं वो आराम से स्वेलो कर सकता है, ताकि चौक ना हो, ठीक है। और वो जब आप उसको खाना देंगे, वो अपना खुद मुंह खोलेगा। और वो छोटे से जो गिलास होते हैं, या छोटे जो कप होते हैं, उसकी वजह से वो, उसकी से वो सिपलिंग करके वो पानी पी लेगा। तो ये पीरियड की बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इसमें आप, इस पीरियड में आप कौन कौन सी चीज़ें दे सकते हैं, इसमें आप मदर मिल्क तो है ही है। अगर वो ठीक नहीं है, तो आप उसके साथ जो है इन्फेंट सीरियल फार्मूला जो आते हैं वो दे सकते हैं। वेजिटेबल जो होती हैं स्ट्रेंड, उनको आप मैश करके दे सकते हैं। फ्रूट जो उसको आप मैश कर सकते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है 4 to 7, इसका मतलब ये है कि ये आप 6-7 के बाद भी स्टार्ट सकते हैं। अगर आपका बच्चा जो है लिक्विड डाइट पे सही ग्रो कर रहा है, आपको पता है कि ये, अगर ये माइलस्टोन आ रहे हैं, बच्चा बैठ रहा है, सपोर्टिंग टंग की मूवमेंट कर रहा है, स्वेलो कर सकता है, तो फिर ओके। अगर नहीं, तो फिर आपने इसको स्टार्ट कर दिया। फिर आती है 8 to 11 मंथ्स, तो उसमें आपको बच्चे में काफ़ी चेंजेस आते हैं, जिसमें वो अपनी टंग को साइड बाय साइड मूव कर लेता है, अपने जो है, जो स्पून को खुद ही जो है फीडिंग करना शुरू कर देता है, ठीक है। और अब उसमें दांत कुछ नजर आते हैं, और दांतों के साथ वो चबाना भी शुरू कर लेता है। और अपने हाथ से वो खाना उठा भी लेता है, और अपने फिंगर के साथ वो खुद को जो है खाना खुद खा भी लेता है। और मदद के साथ वो जो है गिलास के जरिए या कप के जरिए पानी पीना या मिल्क पीना भी शुरू कर देता है। तो ये इस पीरियड में आ जाता है। तो जब ये पीरियड आ जाता है, तो हमें क्या होता है, ये चीज़ें हमने देनी होती हैं। मैश और ड्राई सॉफ्ट फूड, मैश सॉफ्ट कुक्ड वेजिटेबल्स, स्ट्रिंग मीट, पोल्ट्री, फिश। अब देखो, पोल्ट्री और एग इस पीरियड में आ रहे हैं। इस पीरियड में मतलब जो प्रोटीन्स के जो वाइट एंजाइम्स है वो यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं 8 to 9 मंथ्स, ठीक है। तब आप ये दे सकते हैं। तब आप बीन्स भी दे सकते हैं, पीस चिक पीस भी दे सकते हैं वगैरह। यहाँ पे आप कॉटेज चीज दे सकते हैं, योगर्ट, चीज स्ट्रिप्स, क्रैकर्स, ये सब आप, या इवन सॉफ्ट ब्रेड भी आप दे सकते हैं। तो ब्रेस्ट मिल्क तो हर पीरियड में है ही है। उसके साथ आप कुछ जूस भी दे सकते हैं। तो ये आपने पीरियड देख लिया। ये है इन्फेंसी का पीरियड, जिसमें ये 3 कैटेगरीज हैं: फ्रॉम बर्थ टू 3 मंथ, फ्रॉम मंथ 4 to मंथ 7, फ्रॉम मंथ 8 to 11 मंथ्स। इसमें आपने ये देखा कि बेबी इस पीरियड में क्या कर सकता है, और हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और ये करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा ये बच्चा इस एज में, इसका मतलब है कि बच्चा माइलस्टोन ठीक नहीं करा, मतलब वो दूसरों बच्चों से, एवरेज बच्चों से वो पीछे है, उसकी ग्रोथ सही नहीं हो रही। और जब ये अगर आ रहे हैं, तो फिर आप ये चीज़ें दे सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो इन्फेंसी और चाइल्डहुड में क्या फ़र्क है? इन्फेंसी का मतलब हमने पढ़ लिया है कि अंडर द एज ऑफ 1। तो जब एज 1 से क्रॉस करके एज 2 में जाएगा, तो उसको बोलेंगे ट्रांजिशन। तो जब जैसे ही ईयर बढ़ते जाएंगे, ईयर 2, ईयर 3, उसमें ग्रोथ में बाकायदा स्लो आएगा। ग्रोथ 1, जो फर्स्ट ईयर ऑफ द चाइल्ड होता है, उसमें ग्रोथ ज़्यादा होती है। जो सेकेंड ईयर ऑफ एज होती है, उसमें ग्रोथ बहुत ही कम होती है। तो आपको बाकायदा नजर आएगा, विजिबल नजर आएगा, ठीक है।
तो फर्स्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसमें आप जितनी ईटिंग की डाइट्स अगर आप सही रखेंगे, ठीक है, तो फिर उसकी जो ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने इस ईयर को ध्यान रखना है, इस वजह से आपको पढ़ाया जा रहा है। और अगर 15 मंथ के बाद जो है बच्चा जो है दूसरी चीज़ें भी जो है शुरू कर देता है, ठीक है, फूड्स में, और वो खुद मांगता भी है, ऑटोनॉमी खुद कभी कभी, मतलब उसमें कुछ इंडिपेंडेंस आती है, खुद खा भी लेता है कुछ, मतलब जो चीज़ें पड़ी होती हैं उसको खुद मुंह में डाल देता है। तो ये उसमें इसमें आ जाती है। जब 2 साल का बच्चा होता है तो वो कंप्लीटली खुद ही खा लेता है, खुद ही पसंद कर लेता है कि मुझे ये खाना है ये। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो हमने क्या देखना है, ग्रोथ, बॉडी मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, और उसकी जो एक्टिविटी वो हमने देखनी रहनी है कि एज 1 से लेकर एज 3 तक जो है कैलोरीज हैं वो तकरीबन 1300 कैलोरीज पर डे कंज्यूम करनी चाहिए, ठीक है, ताकि उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट हो। अगर हंगर है, ठीक है, तो जाहिर है एडल्ट की मील शेड्यूल्स आपने उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो चाइल्ड की परसेप्शंस जो होती हैं वो आपको पता है वो एडल्ट की तरह बन जाती हैं, पर बच्चे को अगर जब जब भूख लग रही है तब आप उसको खाना दे सकते हैं। पर आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी डाइट इतनी हो कि पर डे में इतनी कैलोरीज हो, उससे ज़्यादा ना हो, ना उससे कम हो। बच्चे जो होते हैं 4 से 6 साल के, तो इसमें तो बच्चे बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, खुद खाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे ये क्या होते हैं, इनका अपना टाइम फ्रेम होता है, ठीक है, और बच्चे इसमें कुछ सीख भी लेते हैं कि अभी टाइम नहीं हुआ। यहाँ पे बच्चे जो होते हैं अपने फूड के साथ जो स्नैक्स ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उनके, मतलब बार बार आपने देखा होगा उसमें टॉफ़ीज, चॉकलेट्स जो है, चिप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये इसमें थोड़ा ड्रॉबैक है कि बच्चा इसकी चॉइस पे आती है बात तब। यहाँ पे बच्चे बच्चे को आपने ये सिखाना है कि सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी सीखे कि अच्छे खा जो जो फूड है वो कौन से हैं, ठीक है, और कौन से फूड जो हैं हेल्दी हैं, कौन से जो हैं नहीं है, यहाँ पे इस एज में आपने सिखाना है ताकि वो स्नैक्स के आदी ना हो जाए। अगर इस एज में स्नैक्स के आदी हो गए होंगे तो ये भी एक पीक पीरियड है जिसमें उसकी ग्रोथ स्टन हो सकती है। इसमें पेरेंट्स का बड़ा रोल है कि उनको समझाएं कि न्यूट्रिशंस की चॉइस कैसे करनी चाहिए, और उन्हें कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, क्यों सिलेक्ट करना चाहिए। आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है 1800, जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे आपके एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो 4 से 6 साल के दरम्यान की आपकी एनर्जी जहाँ कितनी हो गई 1800, और 1 से जो 3 की वो आपकी क्या हो रही थी 1300, तो ये कैलोरीज रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि अगर इस चीज को हम नहीं फॉलो करेंगे तो जाहिर है उसको बोलेंगे डिसऑर्डर आएंगी, फेलियर टू थ्राइव। फेलियर टू थ्राइव का मतलब है कि बच्चा सही काम नहीं कर रहा, बच्चा जो है सही ग्रो नहीं हो रहा, बच्चे की जो जिस इस वक्त में जो ग्रोथ होनी चाहिए वो सही कंप्लीट नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऑब्वियसली या तो इसमें जो जो है वेट गेन ज्यादा होगा या कम हो जाएगा। ऑब्वियसली ओबेसिटी इज आल्सो ए फेलियर टू थ्राइव, एंड जो है लो वेट इज आल्सो ए फेलियर टू थ्राइव। तो ये आपने इसमें देखना है। जब ये चीजें होंगी तो ऑब्वियसली डिसऑर्डर का जो स्टार्ट होगा, जिसमें सबसे पहले जो अफेक्ट होगा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके बाद आपका एंडोक्राइन सिस्टम, फिर उसमें कुछ कंजेनिटल डिफेक्ट भी हो सकते हैं जो अगर हुए हैं तो उसमें इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, उसमें बच्चे कुछ इनेबिलिटी टू सक, च्यू और स्वेलो रिलेटेड टू न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये अगर प्रॉब्लम है तो आपने फौरन जो है नर्सिंग इंटरवेंशन करनी है, और ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे बच्चों को फौरन हॉस्पिटलाइज या अटेंशन टू मेडिकल जो सी करवाना चाहिए, ताकि उसकी जो इन ऐसे ये जो प्रॉब्लम है सीएनएस एंडोक्राइन इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन से बचा जा सके। नर्सिंग इंटरवेंशन में अब आपने क्या देखना है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चा कब सर पकड़ सकता है, कब बच्चा बैठ सकता है, कब बच्चे के दांत आते हैं, कब बच्चा चल सकता है, कब बच्चे बच्चे ये सारे इसके माइलस्टोन आपको पता होना चाहिए। जब आपको पता होगा ये माइलस्टोन्स, तो फिर क्या होगा कि आपको पता होगा कि बच्चे की एज और उसके साथ डेवलपमेंट सही हो रही है।
ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बच्चा अगर 1 ईयर एज का है तो उसको कितनी कैलोरी है, 1 to 3 एज है तो कितनी कैलोरीज है, 4 to 6 ईयर है तो कितनी कैलोरीज। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि हाई कैलोरीज अगर किस एज में होना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट। आपने देखा कि जब जैसे ही हम जो है 4 to 9, जो 6 to 9 जब जा रहे थे, तो हमने क्या किया, प्रोटीन बढ़ा दिया था। तो ये प्रोटीन डाइट कब स्टार्ट करनी है, हाई कैलोरीज कब स्टार्ट करनी है, ये आपको यू मस्ट नो। इसके बाद है कोलिक। अब ये कोलिक जो होता है, ये एक किस्म का पेन होता है जो बच्चों को होता है, ठीक है। कोलिक पेन इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें बच्चा रोता है, ठीक है। और कभी कभी तो इस ये काफी देर तक भी रोता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है, अगर वो बोतल फीड पे है या कोई और फीड करवा रहे हैं, तो इसमें ये होता है कि जो बच्चा जो है उसका जो जो पेन है वो चलता रहता है। इसमें यूजुअली जो कॉज होता है वो अननोन होता है, पर ये लिटरेचर ये कहता है कि इसके कॉजेस तकरीबन ये होते हैं कि अगर आपने ज़्यादा फीड करवा दिया, ठीक है, या आप जल्दी जल्दी फीड करवा लें, या आपने जो खाना दिया उसमें से एयर चला गई, मतलब एयर, हवा चली गई, ठीक है। या तो फिर जो है या तो बच्चे में कुछ एंजाइटी है या मदर में कुछ एंजाइटी है, इसकी वजह से ये एक पेन होता है जिसको बोलते हैं कोलिक पेन, ठीक है, बच्चों को होता है। इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये इसकी वजह वजह हमने यहाँ पढ़ ली कि वजह जो मेजर वजह है ओवर फीडिंग है, या फिर आपने जल्दी जल्दी उसको जो दूध दे दिया या खाना दे दिया, ठीक है, या उसमें से हवा चली गई। तो ये, तो आपने पहले पहले आपने जाना है, असेस करना है कि जो है खाना जो है वो कितनी बार दे रहे हैं और कितना दे रहे हैं, ठीक है, फीडिंग किस तरह की है, उसमें कितनी वॉल्यूम है, कितनी कंसंट्रेशन है, कौन करा रहा है। अगर आप बॉटल नेक दे रहे हैं तो उसकी निपल साइज क्या है, ठीक है। अगर ज़्यादा बड़ी है तो जाहिर है उसमें फीड भी ज़्यादा जाएगी, तो फीड जब ज़्यादा जाएगी तो ये कॉलिक पेन वगैरह हो सकते हैं। उसमें आपने उसके साथ, बच्चे के साथ आपने मदर की भी असेसमेंट करनी है, देखें कि वो क्या ले रही हैं, ठीक है, उसके साथ क्या फीड है। अगर उसमें वेजिटेबल्स हैं कुछ, या काऊ का मिल्क है या ऑनियन है या चॉकलेट, अगर ऐसी चीज़ें ले रही हैं तो उनको बोलना है कि ये बंद करें, ताकि ऐसी चीज़ें जो हैं बच्चे को आगे जो है पेन करवा सकती हैं। तो ये क्लेफ्ट पैलेट है, और ये आगे जो है हम अगली क्लास में कवर करेंगे। यहाँ तक मैं आपको एक्सेस देता हूँ कि अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, और मैं आपको अनम्यूट भी कर देता हूँ आपके सवाल जो है। आपके सवाल हैं तो बेटा कर सकते हैं आप। सर। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, बाकी हम अगली क्लास में सर। करेंगे। अच्छा, कल हमने पढ़ा था जो है इन्फेंसी टू 1 ईयर ऑफ द चाइल्ड, उसकी जो डाइट कौन सी होती है, और उसको अगर कोई डिजीजेस हो, ठीक है, जो कॉमन डिजीज वहाँ पे हो सकती है या होती है, उनमें उनको किस तरह की हमने डाइट देनी है, ठीक है। तो लास्ट में जो हमने पढ़ा था कॉलिक पेन पढ़ा था, कॉलिक पेन, ठीक है, उसकी मैनेजमेंट हमने थोड़ी पढ़ी थी कि वो उसमें हमने क्या करना है। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है। अब क्लेफ्ट पैलेट जो है ये आपको पता है एक डिफेक्ट है जो कि कंजेनिटल डिफेक्ट है। उसमें ये होता है कि जो हमारा पैलेट है उसमें स्पेस होता है, क्लेफ्ट का मतलब है स्पेस, ठीक है। तो हमारे दो पैलेट होते हैं, एक और हार्ड और एक सॉफ्ट पैलेट। तो यहाँ पे बीच में क्या होता है, लिप्स और पैलेट के बीच में एक स्पेस होता है। अब जो उस स्पेस की वजह से जो लिप्स हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं होते, ठीक है। जब लिप्स प्रॉपर डेवलप नहीं होते तो बच्चा क्या कर सकता है, जो माँ का दूध भी प्रॉपर सक नहीं कर सकता। दूसरा, अगर हम उसको गिलास के जरिए या छोटे कप के जरिए अगर कुछ पानी या दूध कुछ दे रहे हैं, वो भी सही उसको स्वेलो नहीं कर सकता, क्योंकि
क्योंकि इसमें हमारा देखो टंग और लिप का इसका बड़ा रोल होता है, इसको आगे लेके जाना, बैकवर्ड लेके जाना। तो वजह ये है कि एक तो उसकी माउथ की जो रूफ होती है, जिसको हम हार्ड पैलेट बोलते हैं, वो सही नहीं होता, या तो फिर लिप्स जो होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते। तो आप मुझे ये बताएं कि ऐसा जो बंदा होगा, बच्चा जो होगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि उसकी डाइट क्या होगी, बेचारे की कॉम्प्रोमाइज्ड होगी, क्योंकि वो प्रॉपर ना मदर का मिल्क पी सके, ना ही आप कुछ और दे सकते हैं। तो इसके इस ये ऑलरेडी आपको पता है वो बच्चा वीक होता है, क्योंकि उसका, अच्छा दूसरा क्या चांसेस है, उसमें ये चांसेस है, जिस एक उसके लिए ट्रम बोलते हैं, मैं ट्रम उसमें जो है लिख देता हूँ, एक मिनट। उस ट्रम को बोलते हैं एस्पायरेशन, क्या बोलते हैं, पेन मेरे पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा, कोना में लिख देगा। इतने दिन से फ्री चला रहे हैं तो ये फ्री में नहीं है। अच्छा, मैं कम चेट बॉक्स में लिखता है, एक वर्ड है एस्पायरेशन, एस्पायरेशन, ठीक है, चेट बॉक्स में आपको नजर आ रहा है। अच्छा, इस टर्म को एस्पायरेशन इसीलिए बोलते हैं कि एस्पायरेशन का मतलब ये है कि अ, जब आप कुछ भी चीज दे रहे हैं, लिक्विड वाली चीज जैसे दे रहे हैं, या सेमी सॉलिड वाली जो चीज दे रहे हैं, वो क्या कर रही है, वो ईसोफेगस के बजाय वो ट्रेकिया में जा रही है। तो जैसे ही ट्रेकिया में जा रही है तो चांसेस है कि वो जो बचा है चोक हो सकता है, चोकिंग हो सकती है। तो इससे बच्चे को बहुत ही ध्यान से, बहुत एहतियात से देना पड़ता है, कैलेट पैलेट जो है वाले पेशेंट को, बच्चे को, ठीक है। तो ये तो हमें पता है, ये तो हेरिडिटी होता है और इसका कॉज जो है अननोन होता है। पर अब इसकी ट्रीट जो इसकी मैनेजमेंट थोड़ी मुश्किल होती है, वो समझना जरूरी है, ठीक है बेटा। अब केयर गिवर मतलब जो उसका उसको देखभाल करने वाला होगा, उन उनको ये एडवाइस की जाती है कि बच्चे को स्लोली अपराइट पोजीशन में बिठाएं, ठीक है, और उसका हेड जो थोड़ा ऊपर हो, जो उसकी चेस्ट है थोड़ी बैक साइड पे टिल्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो उसकी स्वेलिंग सही होगी, और स्वेलिंग सही होगी तो वो बच्चा एस्पायरेशन से बच पाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही, ये मैंने वर्ड आपको बताया एस्पायरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों के लिए। और आप जब जाएंगे ये एस्पायरेशन, तो इसकी वजह से अगर ये एस्पायरेशन से आपने बचा लिया और आपने ये पोजीशन सही की, तो इससे बेचारे की स्वेलिंग सही होगी। जब स्वेलिंग सही होगी तो जाहिर है उसकी न्यूट्रिशन प्रॉपर होगी। अगर ये बार बार आप एस्पायरेशन करवाते गए, करवाते रहे, तो एक बीमारी और होती है, उसके लिए मैं लिख देता हूँ, उसको बोलते हैं, मैं चेक बॉक्स में लिख रहा हूँ, एस्पायरेशनल नमूनिया, ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो ये इसको क्या बोलते हैं, एस्पायरेशन नमूनिया, ठीक है। अगर बार बार बच्चे को एस्पायरेशन आप करवाते गए, आपने पोजीशन सही नहीं रखी, बच्चे ने सही से वालों नहीं किया, वो चला जाएगा ट्रेकिया में। बार बार छोटे 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 दाने अगर, ड्रॉप्स अगर चले गए ट्रेकिया में, तो फिर वो चले जाएंगे आगे लंग्स में। उसके बाद एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम है एस्पायरेशनल नमूनिया, ठीक है। अब क्लेफ्ट पैलेट तो एक एक डिफेक्ट है, क्या है, डिफेक्ट है। अब इसकी सर्जरी होती है प्लास्टिक सर्जरी, क्या होती है बेटा, प्लास्टिक सर्जरी, या इसको बोलते हैं प्लास्टिक सर्जरी, या इसको बोलते हैं, मैं लिख देता हूं, इसको बोलते हैं एस्थेटिक रिकंस्ट्रक्शन, एस्थेटिक रिकंस्ट्रक्शन। अगर आपके पास नोटबुक है, ये टर्म्स यूज करते जाएं और लिखते जाएं। एस्थेटिक रिकंस्ट्रक्शन का मतलब, आप जाहिर है बच्चे का होंठ या तारू कटा हुआ है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, बच्चे की जो फेस की जो ब्यूटी है वो प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है। तो उस ब्यूटी को ठीक करने के लिए इसको दोबारा ठीक करते हैं, वो कौन करते हैं, प्लास्टिक सर्जन। प्लास्टिक सर्जन के साथ ओएमएफ वाले, ठीक है। ओएमएफ क्या होता है, ओरो मैक्सियो
फेशियल ओरो मैक्सियो फेशियल सर्जन, ये दोनों मिलकर, और ये इस, ठीक है, ये और प्लास्टिक सर्जन, ठीक है, प्लास्टिक सर्जन और तीसरा डेंटल सर्जन मिलकर ये सर्जरी करते हैं। उसको बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया ट्रॉमा पे ऊपर। तो जब ये करेंगे, अगर ये लिप्स और ये सब सही हो गया, तो फिर हमें फिर डर नहीं है कि इसको एस्पायरेशन हो सकती है। अब सर्जरी कब करवानी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्जरी शुड बी परफॉर्म्ड फ्रॉम 3 मंथ टू 6 to 24, मतलब विद इन 2 years आप सर्जरी करवा लें। क्या लिखा हुआ है? 6 to 24 months, मतलब 6 महीने से 2 साल के बीच में आप इसकी सर्जरी सही करवा दें। उसके बाद प्रॉपर सर्जरी नहीं होती। ओके, आई होप के ये टर्म्स जो हैं आपको समझ में आ रहे हैं। एक्सीडेंट की बात है, इसको छोड़ दो। एक्सीडेंट को बाद में देखेंगे, ये बर्थ डिफेक्ट की बात कर रहे हैं। एक्सीडेंट की, एक्सीडेंट लाजमी थोड़ी बच्चों में, बड़ों में भी होता है, फिर उसकी सर्जरी होती है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो आपने पाइलोरिक जो है, सॉरी, आपने पढ़ लिया क्लेफ्ट पैलेट भी है पढ़ा, और आपने ये पढ़ा कोलिक पेन पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं पाइलोरिक स्टोनिसिस। अब अगर आपको पता है पाइलोरिक जो है स्फिनिस्टर होता कहाँ है, अगर आपको पता है, किसी को पता है बेटा पाइलोरिक स्फिनिस्टर कहाँ होता है? पाइलोरिक स्फिनिस्टर, ठीक है। अब पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या होता है कि स्फिंक्टर है, अगर वो बंद हो जाए या वो सख्त हो, क्या हो, सख्त हो, उसकी जो ओपनिंग प्रॉपर आराम से ना खुले, तो हम उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो जाहिर है ये ओपनिंग क्या होती है, नेरो होती है। क्या होती है? नेरो होती है पाइलोरिक की। तो फिर क्या होगा, बच्चे का जो खाना नीचे नहीं जाएगा, तो वो जो निकलेगा ना, जो वोमिटिंग इस तरह से करेगा, वो दूर तक जाएगी। अगर आपने फिजिक्स में कभी पढ़ा है प्रोजेक्टाइल मोशन, इस तरह से बना जाएगी। जैसे हम वोमिट करते हैं ना, बिल्कुल दूर तक जाएगी, एक प्रेशर के साथ जाएगी। ऐसी वोमिटिंग को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। कब? 30 मिनट के बाद, मतलब आपने जैसे फीड करा 30 मिनट के बाद ये हो सकती है। इसका मतलब ये है कि उसका पाइलोरिक स्टेनोसिस है, ठीक है, क्या है? पाइलोरिक स्टेनोसिस है, ठीक है। तो ये आपने समझ लेना है। तो जाहिर है जब पायरेटिक स्टेनोसिस होगा, खाना अंदर नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा तो उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो बच्चे का क्या होगा, वेट लॉस होगा। और पानी सही नहीं मिलेगा तो उसको डिहाइड्रेशन होगा, और बेचारे का न्यूट्रिशन स्टेटस कम होगा। तो 3 कंडीशन हमने पढ़ी। एक पढ़ा कोलिक, दूसरा पढ़ा क्लेफ्ट पैलेट, तीसरा हमने पढ़ा पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो इसमें बच्चों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये डिजीज जो है बचपन में ही होती है, सिंस बर्थ भी हो सकती है। इस वजह से इसको आपको विद इन 1 year वाली स्टडी में हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब इसको कैसे ठीक करेंगे? पहले पहले इसका जो मेजर गोल है कि आपने उसकी न्यूट्रिशन थेरापी प्रॉपर करनी है, उसका इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करना है, ताकि इसकी सर्जरी हो सके। सर्जरी जब हो जाए तो फिर हमने क्या करना है, उसका ग्लूकोज और वाटर की जो है लेवल मेंटेन रखनी है, और उसको फार्मूला देना है। जो भी ग्लूकोज और वाटर का फार्मूला है, जो भी जो फिजिशियन या न्यूट्रिशन जो है वो प्रेस्क्राइब करे, वो आपने फार्मूला देना है। पर वो फार्मूला इतना देना है जाके वो टॉलरेट कर सके, उसकी जो बॉडी उसको टॉलरेट कर सके। और पोस्ट ऑपरेटिवली स्लो स्लो देना होता है। पोस्ट ऑपरेटिव मतलब सर्जरी के बाद, ठीक है बेटा। तो ये हमारी जो है पैरेलल स्टेट्स की मैनेजमेंट है। उसके बाद हम, जाहिर है ये तो ग्लूकोज की हमने बात की, तो हम बात करते हैं फैट की। तो फैट की जो है मेल एब्जॉर्प्शन अगर होगी, तो फिर हम क्या करेंगे? ऐसे भी होता है कि किसी बच्चों में फैट जो है प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं होता। जब प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो जाहिर है पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो हैं वो जो है काम नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, बच्चे की जो फैट डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी, तो फेट नहीं बनेगा। फेट नहीं बनेगा तो आपको पता है फेट की जो भी फंक्शन है, स्पेशली जो है
जो है फैट के एंजाइम बनना, फैट फैट सॉल्युबल विटामिन बनना, आपके एडिपोज टिश्यूज बनना, ये सारे फैटी इश्यूज आ जाएंगे। ठीक है बेटा। तो ये इश्यूज आगे जाके परसिस्ट करेंगे, पेनक्रियाटिक अगर एंजाइम सही नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर फैट मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो रही तो बच्चे को हम क्या करें देंगे, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स के सप्लीमेंट देंगे, ताकि वो कुछ जो भी खा रहा है उसकी मील में अगर फैटी चीजें हैं या उसके स्नैक में ऐसी कुछ चीजें हैं तो वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो और प्रॉपर एब्जॉर्ब हो। तो एक कंडीशन ये भी होती है कि फैट मेल एब्जॉर्प्शन की में ये भी एक बड़ा नेट बच्चों में ये प्रॉब्लम होता है। तो हम क्या देते हैं, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स के सप्लीमेंट देते हैं। क्या देते हैं, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स के सप्लीमेंट, ताकि उसकी फैट की प्रॉपर डाइजेशन हो, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो। कुछ बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो तो हम क्या करते हैं, रिच प्रोटीन डाइट में हम कोशिश करते हैं उनको दें ऐसी जो उसकी जो है बच्ची, वो जो उनकी जो बॉडी है वो प्रॉपर है, उसको एब्जॉर्ब भी कर सके और डाइजेस्ट भी कर सकते हैं। इससे चांसेस होते हैं कि वो मेल न्यूट्रिशन में जाए। तो जो है मेल न्यूट्रिशन वाले बच्चे को आपको पता है ज्यादा प्रोटीन न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए कि उसकी उसकी स्किन टिश्यूज बॉडी वगैरह ये सारे डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें समझने की बहुत बहुत जरूरी है कि आपने किस तरह से इसको समझना है। समझ आ रही है बेटा आपको? तो पहले हमने पढ़ा, अगर जो पायलोरिकिस्टोसिस उसमें हम ग्लूकोज को कैसे टॉलरेट करवाएंगे। दूसरा हमने फैट के लिए हम क्या देंगे, फैट के लिए हम पेनक्रियाटिक एंजाइम देंगे ताकि वो प्रॉपर एब्जॉर्ब हो। फिर हमने प्रोटीन की, हम प्रोटीन हाई प्रोटीन डाइट देंगे ताकि जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर हम उसको देंगे, ताकि उसकी बॉडी जो है प्रॉपर डेवलप हो। अब हम बात जो करेंगे जो है बच्चे को जब हम फूड देते हैं तो किस किस चीजों का ख्याल रखना है, जरूरी है। ठीक है बेटा। नंबर वन, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने हर मदर को, हर घर में आपने ये ताकीद करनी है कि जब भी आप बच्चे को खाना दें या बच्चे का खाना बनाएं, या चाहे आप प्रिपेयर करें या आप कुक करें, कुछ भी करें, उससे पहले हैंड वॉश करें। और जब उसको सर्व करें तब भी हैंड वॉश करें। क्योंकि बच्चा है, बच्चे की अभी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई। बच्चा बहुत ही ससेप्टेबल है। क्या है, मैं वर्ड लिख रहा हूं, ससेप्टेबल। ससेप्टेबल होता है, या इसको दूसरा बोलते हैं वल्नरेबल। क्या बोलते हैं बेटा, वल्नरेबल, मतलब इजी टू इन्फेक्टेड। तो अगर माँ जो है, जो उसकी डाइट बना रही है, जो प्रिपेयर कर रही है, या जो उसके केयर गिवर है जो डाइट दे रही है या केयर गिवर है, अगर जो है वो प्रॉपर अगर हैंड हैंड वॉश सही प्रॉपर कर रही है, और तो फिर क्या होगा, बच्चे को इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होंगे। तो यहाँ पे बहुत एहतियात से बच्चे को खाना बनाने वक्त, खाना देने वक्त हैंड वॉश करना है प्रॉपर। और क्या करना है, जो भी बर्तन हो, जिस बर्तन में दे वो बिल्कुल क्लीन हो। ठीक है। उसमें कोई भी किस्म का ना जर्म्स हो, ना कोई डर्ट हो। बट जो बर्तन वो बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। दूसरा, सॉरी, तीसरा फिर क्या है, जो बेबी के डिशेस होते हैं, ठीक है, वो बेबी के डिशेस जो हो वो अलग होने चाहिए। ठीक है। तो आप बेबी के डिशेस को जो है सबके जो है वो अलग नहीं करना। अच्छा। और इनके जो डिशेस हैं वो आपने ऐसे ही नहीं रख देने। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में कहीं पेट है या बिल्ली है या जो भी जो है, ठीक है, आपके घर में जो भी पेट है, अगर उन्होंने कुछ उसमें लगा दिया तो आपको पता है वो बच्चा बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो उससे इन्फेक्शन होने की चांसेस है। तो बच्चे के जो भी जो है जो है डिशेस हैं या यूटेंसिल्स हैं, उसको ऐसे आपने नहीं फेंक देने या ऐसे नहीं रखने। फौरन उसको वॉश करके, कोशिश करें तो नीम गर्म पानी से वॉश करें, प्रॉपर वॉश करके उसको कवर करके रख दें और छुपा के रख दें। ठीक है, कवर करके, ताकि उसमें कोई और जो है, अगर उसमें मक्खी मक्खी या पेट वगैरह कोई उसको खराब ना कर दे। तो ये बहुत ही थोड़ी टेक्निकल चीजें होती हैं, सेंसिटिव चीजें होती हैं। फिर
अगर आपने जो खाना प्रिपेयर किया था थोड़ा ज्यादा कुछ बच गया है, तो आप उसको जार में बंद करके फिर उसको रेफ्रिजरेट करेंगे। इसको ओपनली रेफ्रिजरेट नहीं करेंगे, ताकि उसमें कोई कंटामिनेशन का चांसेस ना हो। और फॉर एग्जाम्पल आपने, आप कोई डाइट लेके आए थे, वो आपने मार्क कर देना है कि आपने कब ओपन किए। ठीक है। तो अगर आपने मिसाल के तौर पे एक मेडिसिन जो आपने ओपन की जाए, का आपने डब्बा कोई ओपन किया है, वो विद इन 28 डेज तक यूज करना है। अगर आपने प्रिपेयर्ड फूड लेके आए हैं, फ्रोजन फूड लेके आए हैं, ठीक है, आप रेडीमेड फूड लेके आए हैं फूड, तो फिर आपने विद इन 2 डेज में यूज करना है। अगर आपने यूज उसको नहीं किया तो उसको फेंक देना है। 2 दिन के बाद आप उसको यूज नहीं करना। ठीक है बेटा। तो सबसे बड़ा ये इशू होता है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, एक मेडिसिन या एक फूड खोला, उसको एक के मंथ तक यूज करते रहते हैं, फिर क्या होगा, बच्चे बेचारे बीमार होते हैं। या अच्छा, उससे जो फूड है ना, उसमें ये होता है कि वो कि उसकी कोई इफिकेसी नहीं रहती, वो फूड किसी काम का नहीं रहता। इस वजह से उसको 2 दिन के अंदर डिस्कार्ड कर देना चाहिए। जूस का डब्बा भी है, वो भी आपने अगर आज खोला है तो 2 दिन के उसको अगर आपने यूज किया है, ठीक है, वरना उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। तो ये कुछ रेफ्रिजरेट आइटम्स की थोड़ी एटिकेट्स होते हैं, वो हमने फॉलो करनी है, ताकि बच्चा जो है मजीद इन्फेक्टेड ना हो, मजीद उसको जो है ऐसी कंटामिनेशन की चांसेस ना हो। और कोशिश करें कि जो है आपका फार्मूला जो है उसको डिस्कार्ड कर दें। ब्रेस्ट मिल्क अगर जो है आपने संभाल के रखा है, तो भी उसको जो है बोतल जो होती है उसमें संभाल के रखना है। ठीक है। और कवर्ड जो है बोतल उसमें होनी चाहिए, ताकि वो इंटेक्ट, तो उसमें कोई कंटेमिनेशन ना हो। ठीक है, ये याद रखना है। और ये याद रखना हमेशा, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 साल तक बच्चे को शहद नहीं देनी। ठीक है, ये हमारे यहाँ क्या कहते हैं, विद इन 1 ईयर उसको शहद दे देते हैं, फिर क्या होता है, आगे जाके मसले होते हैं। अब शहद, क्योंकि उसका जो सोर्स है वो क्या है, बीज है, हनी बीज है। तो हनी बीज भी क्या है, एक काइंड ऑफ एनिमल्स है। ठीक है। तो वहां से भी एक चांसेस है कि बच्चा जो है एलर्जन हो सकता है। ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है। अवॉइड हनी फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द चाइल्ड, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। ठीक है बेटा। अगर बच्चा जो है, ठीक है, जो है विद इन 1 ईयर अगर आपने फूड देना है, तो आपने पैटर्न्स जो है क्या क्या देना है, किस तरह से फॉलो करना है। ठीक है। पहले आपने देने हैं फ्रूट्स, उसके बाद देने हैं आपने वेजिटेबल्स। कैसे स्टार्ट करना है, पहले फ्रूट से स्टार्ट करना है, फिर वेजिटेबल से स्टार्ट करना है, फिर मीट से स्टार्ट करना है, फिर आपने चीज से, फिर जो है बाहर का मिल्क, फिर ब्रेड, फिर सीरियल्स, फिर ग्रेन आइटम्स। इस तरह से आपने पैटर्न फॉलो करना है। पैटर्न का मतलब किस तरह से आपने फॉलो करना है। तो ये एक पैटर्न जो होता है, ये बेस्ट पैटर्न है। पहले फ्रूट, जिसमें फाइबर वगैरह आ गए, कुछ मिनरल्स आ गए, उसके बाद प्रोटीन आ गया, चीज मिल्क प्रोटीन आ गया, उसके बाद ब्रेड सीरियल्स में आपको ग्लूकोज आ गया, जो स्टार्च फॉर्म में आ गया। तो हमेशा ये याद रखना, आपके अपनी डाइट में भी ये फॉलो कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड पैटर्न है। तो सुबह जैसे ही उठो, कोई सलाद फ्रूट खाओ, उसके बाद आप जो है जो है प्रोटीन लो, उसके बाद जो है आप कोई सीरियल से अनाज वाली चीजें खाएं। ये पैटर्न हमारे फूड के लिए जो है, हमारे जो स्टमक के लिए अच्छा होता है। ठीक है बेटा। अब आपने ये ध्यान चीजें रखनी है कि अ, जो प्री स्कूलर होता है, उसका जो ईटिंग और जो फूड बिहेवियर वो कैसा होता है, ये आपने समझना है। सबसे पहले आपने ये समझना है कि केयर गिवर या उसका जो पेरेंट होता है, वो रियलाइज करे कि बच्चे को कोई भी ऐसी ईटिंग हैबिट नहीं करवानी जो कि नॉर्मल से हटके हो। ठीक है। उसको जो भी आप जो है बिहेवियर सिखाएं, जो भी आप उसको टेक्निक सिखाएं, वो हेल्दी हो, नॉर्मल। दूसरा, उसको जो आप खाना भी दें या कुछ स्नैक्स भी दें,
अब यहाँ पे स्नैक्स बेटा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि जो हम खाते हैं बाहर से पकोड़े समोसे वगैरह, इसको स्नैक्स नहीं बोलते, ठीक है। या सैंडविच आपने ये खा लिए, बाहर की चीज में स्नैक्स का मतलब है कोई भी जो जो दो मील के दरमियान आपने ऐसा हल्का फुल्का जो मील लेते हैं उसको हम स्नैक्स बोलते हैं। उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें फ्रूट भी हो सकता है, जूस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है बेटा। तो तो आप क्या कर सकते हैं, मील्स के बीच में आप स्नैक्स भी दे सकते हैं, ताकि उसका एक, अगर जो है उसमें मिसाल के तौर पे बच्चे ने, आपने देखा कि उस वक्त उसने प्रोटीन नहीं खाया, तो आपने क्या किया, 2 फीट के बीच में आपने बीच में कोई प्रोटीन दे दिया, ताकि वो उसका एज ए स्नैक हो गया। तो ये आप ईटिंग उसको हेल्दी गुड हेल्थ आप सिखाएंगे। दैट इज द ड्यूटी ऑफ यू, ठीक है, ये आप सिखाएंगे उसको। अब कुछ टिप्स हैं वो आपने फॉलो करनी है। प्री स्कूलर्स को आप जितना बच्चों को बताएंगे कि फूड के बारे में, वो उस वक्त अच्छा सीखेंगे। उनको बताएं कि ये फूड किस लिए है और उसकी क्या अहमियत है, क्या क्या करेगा, ठीक है। और जब अगर बच्चा खा रहा है या कुछ पी रहा है, तो आपने अच्छी तरह से सुपरवाइज करना है कि वो उसने प्रॉपर खाया है नहीं, मील कितनी खाई उसने, स्नैक्स कर कितना खाया, लेफ्ट ओवर तो नहीं कर दिया, या ज्यादा तो नहीं खा रहा, तो और सारी चीजें खा रहा है, ठीक है। तो ये है, बच्चों को बुक से वीडियोस और स्टोरी टेलिंग के जरिए उनको समझाए कि आपके लिए न्यूट्रिशंस जो है क्यों जरूरी है, इस वक्त जो है आपके लिए न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, उनको बाकायदा उनको बुक्स के जरिए, वीडियोस के जरिए, स्टोरी के जरिए, कार्टून के जरिए उनको सिखाएं। और दूसरा, उनको ये भी दें कि आप उनको ये भी बताएं कि आपको जब जब ये फूड आप खाते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। कुछ पेट में दर्द नहीं होता, कुछ जो है गैस तो नहीं होती, ऐसा कुछ चीजें। तो उनसे जब आप उनसे ये पूछेंगे, जब ये पूछते जाएंगे कि अच्छा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, और पियोगे अगर हेल्दी चीजें हैं, तो फिर इस तरह से क्या होगा, बच्चा जो है हेल्दी बिहेवियर्स जो है, टेक्निक्स जो है वो सीखेगा। तो ये कुछ टेक्निक्स है वो आपने फॉलो करनी है, कुछ टिप्स है। तो ये हमारा था जो है यूनिट जो है आपका 2, जो कि आपके बहुत ही अच्छा यूनिट था, ईयर 1 टू द इन्फेंसी। तो ये आपका यूनिट आप कवर हो गया। आपका कहीं से भी सवाल हो तो मुझे सवाल पूछ सकते हैं। तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं फ्लोर ओपन करता हूँ, फिर आप सवाल करें।